हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा मनुष्य के शरीर में होने वाला वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मनुष्य के शरीर में होने वाला अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। उसके पहले मैं थोड़ा सा पिछली वीडियो से लिंक करूं क्योंकि उसकी यहां पर अपन को जरूरत पड़ेगी। यदि अपन बात करें तो पिछली वीडियो में अपन ने एक कॉन्सेप्ट समझा था, एक टर्म यूज किया था जिसे अपन कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या जिसे अपन कहते हैं कोशिकीय श्वसन। लिख के समझ गए थे? आज मैं डायग्राम से थोड़ा समझा रहा हूं। समझाना इसलिए जरूरी क्योंकि आज जो पढ़ेंगे ना वो इससे जुड़ा हुआ है। तो अपन ने क्या कहा कि ये मान लो कोई एक सेल, ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली कोई एक सेल या कोशिका है। कोशिका में एनर्जी या ऊर्जा को बनाने के लिए एक कोशिकांग होता है जिसे अपन कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे अपन कहते हैं सूत्रकणिका, या जिसे कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। फिर कोशिका में एक लिक्विड या एक द्रव भरा होता है। पढ़ते आए हैं अपन, बहुत सालों से इस चीज को पढ़ रहे हैं, है ना। अपन इस चैनल में भी कई बार इसका जिक्र करते हैं, तो गड़बड़ नहीं करना, समझ जाना। प्रत्येक कोशिका में एक द्रव होता है जिसे कहा जाता है कोशिका द्रव, जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, या इसे कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक, चल समझो कैसी क्या कहानी है। हमारी कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लूकोज, ब्लड ने हमारे सेल की हर एक कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचती है, ये जो ग्लूकोज है एंजाइम इसे तोड़ देते हैं पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज ने इसे पायरुविक एसिड में बदल दिया। ये प्रक्रिया हो गई साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में, जिसे अपन कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। कल की वीडियो में अपन ने पढ़ा था, याद होगा, ग्लाइकोलिसिस। और इस ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी का लाभ होता है। नेट प्रॉफिट जो है वो कितना होता है? 8 एटीपी का। बनते 10 हैं लेकिन लाभ कितने का होता है? 8 का। 2 सेल खुद इस काम को करने के लिए सेल 2 एटीपी यूज कर लेंगे। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया पायरुविक एसिड, और एंजाइम ने यहां पर कन्वर्ट कर दिया इसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, या बहुत सारे सब्सटेंस बनते हैं। उसके बाद ये आखिरी में कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से हमने कर दिया बाहर। ये सब डिफ्यूजन, मिश्रण से हो रहा है कि कोशिका जो है वो हमारी हर एक सेल या कोशिका में ब्लड कैपिलरीज है वो इस काम को कर रही है। तो ये अपन बात के समझते हैं, अभी छोड़ दो। ठीक। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है ना, और भी सब्सटेंस बनाता है, डायरेक्ट नहीं बनाता ये, तो वो अपन पढ़ेंगे आगे। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, और इस प्रक्रिया में निर्माण होता है 30 एटीपी का। इस प्रकार बन जाते हैं कुल 38 एटीपी सेल में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से एक बार रेस्पिरेशन करने पर। ठीक, ये अपन पिछली वीडियो में पढ़े थे। ये एरोबिक है या वायवीय है। अब इसी को अपन रिलेट करते हैं एनएरोबिक या अवायवीय से। ठीक,
देखो तो एक पॉइंट समझो, हमारे शरीर में कभी भी प्रत्यक्ष रूप से अवायवीय श्वसन नहीं होता, डायरेक्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। यदि अपन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, अपने शरीर में ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाएगी, अनुपस्थिति हो जाएगी, तो अपनी मृत्यु हो जाएगी, अपन काम ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने देखा ना किसी को, जैसे आप मूवी वगैरह में देखते होंगे, किसी के मुंह में गद्दा लगा के उसको मार दिए, या मुंह में पन्नी बांध दी, हाथ से उसको नाक या मुंह बंद कर दिए, तो वो मर गया, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो गई, एब्सेंस, अनुपस्थिति। तो मनुष्य के शरीर में अवायवीय श्वसन नहीं होता है ना, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट, क्योंकि अवायवीय श्वसन जैसा कुछ नहीं है अपने लिए। यदि मान लो किसी कारण से ऑक्सीजन नहीं आ रही है ना, तो अपनी मृत्यु ही हो जाएगी, अपन ये सब के लिए बचेंगे ही नहीं। लेकिन किस प्रकार का अवायवीय श्वसन होता है तो उसको समझ लो। ठीक, तो अपन यहां पर समझ रहे हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। मनुष्य में अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन। चलो समझो, हमारे शरीर में यदि ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो आपको पता है ऑक्सीजन यदि पूरी एब्सेंस हो गई तो हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो हमारे शरीर में होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, या हमारे शरीर में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी। अब कैसे हो रही है ऑक्सीजन की कमी? देखिए, जब आप सामान्य काम कर रहे हैं, जो काम अपन रोज करते हैं, जिसकी हमारी शरीर को आदत है, हमारी मसल्स मेमोरी जिसके लिए बनी है, हमारी मसल्स को जो आदत है, उसमें सामान्य ऑक्सीजन, जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे बैठकर, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई बात कर रहा है, जैसे अभी मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, तो ये सामान्य कार्य है। इन सभी को कार्य को करते समय हमारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन है। ठीक, अब मान लो हम थोड़ा कठिन काम करें, हार्ड वर्क करने लगे, भारी वस्तु को उठाने लगे, हैवी ऑब्जेक्ट को अपन लिफ्ट करें, रनिंग करने लगे, जॉगिंग करने लगे, साइकिलिंग करने लगे, जिम जाकर वेट लिफ्टिंग करने लगे, पहाड़ चढ़ने लगे, या कोई भी ऐसा काम जो सामान्य से अलग है, तो उस काम को करते समय हमारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। और जब शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो जो ग्लूकोज है वो प्रॉपर टूट नहीं पाता है, उस ग्लूकोज का पूरी तरह से अपघटन नहीं हो पाता। अब जब ग्लूकोज पूरी तरीके से नहीं टूट पाता है, तो उसके हमारे शरीर पर क्या इंपैक्ट पड़ते हैं वो आपको समझना है। ठीक, तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी कब होगी? जब हम क्या करते हैं, कठिन कार्य, या आप कह सकते हो जब हम परिश्रम करते हैं, ड्यूरिंग हार्ड वर्क। तभी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी। अब जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, सॉरी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन या डिकॉम्पोजिशन होता है। इसका यहां पर क्या हो जाता है, हिंदी में कहेंगे अपूर्ण अपघटन। देखो, यदि पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती ना, तो यहां तक स्थिति ही नहीं पहुंचती। पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती, इनफ अमाउंट में यदि ऑक्सीजन मिलती, तो ग्लूकोज टूट जाता ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी बनते। ये सब अपन को नहीं समझना पड़ता। लेकिन जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले, तो ग्लूकोज का इनकम्प्लीट डिकॉम्पोजिशन होता, अपूर्ण अपघटन, और इससे एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक, ग्लूकोज टूटकर क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, मनुष्य के शरीर में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने पर क्या बनता है?
तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। चलो अब इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, पहले इसको थोड़ा अपन सेल के एंगल से समझ लें, उसके बाद फिर बना लेते हैं केमिकल फॉर्मूला। मान लीजिए ये हमारे शरीर की कोई एक सेल, ये हमारे शरीर की कोई एक सेल या कोशिका है। कोशिका में एनर्जी को बनाने के लिए उसके पास सेल ऑर्गन होता है, जिसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रत्येक जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं में लिक्विड या द्रव, अभी वीडियो की शुरुआत में इसलिए इसे पढ़े थे दोस्त अपन, अब आप रिलेट करना। हर कोशिका में एक लिक्विड या द्रव भरा होता है, जिस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जिससे कहेंगे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ठीक, अब यदि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती तो ये जो ग्लूकोज है ये पायरुविक एसिड में बदलता, पायरुवेट में बदलता या पायरुविक एसिड में बदलता, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं हो, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। ये पायरुविक एसिड में बदलता, वो बदल देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। ये बदल जाता किसमें, पायरुविक एसिड में। पर्याप्त ऑक्सीजन होती तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता और क्रेब्स साइकिल होके ये 30 एटीपी का क्या कर देता, निर्माण कर देता। लेकिन पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं, पर्याप्त ऑक्सीजन ना होने की वजह से ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा और साइटोप्लाज्म में ही ये टूट जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। तो याद रखना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन का माइटोकॉन्ड्रिया से कोई संबंध नहीं है। अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया हमेशा कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में। चाहे आप कह लो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होने पर, या आप कह दो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, ये दोनों कहां पर होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों होते हैं हमेशा कोशिका द्रव में। ये कभी माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचते क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, इतनी एनर्जी ही नहीं बना पा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया तक जा पाए। माइटोकॉन्ड्रिया में कब पहुंचेगा पायरुविक एसिड, जब पर्याप्त मात्रा में उसे क्या मिल जाए, ऑक्सीजन। ठीक, तो मनुष्य के शरीर में होने वाला एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है, तो जैसे सबका एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, उसी प्रकार मनुष्य का भी कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो है एंजाइम इसे बदल देंगे पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में ना जाकर यहां पर ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसी को अपन इक्वेशन या आप जिसे कहेंगे समीकरण के रूप में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक, सिंपल है, तो आप बहुत कुछ इससे समझ ही गए होंगे। ठीक, तो क्या टूट रहा है, C6H12O6। नियम तो ये कहता है कि इस ग्लूकोज को टूटना था, लेकिन अपने शरीर में क्या हो गई, कठिन काम करने की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। देखो ऐसा मत सोचना कि इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अपन ने कुछ नहीं किया। जब भी आप कठिन काम करते हो तो आप देखना, आप जो है हांफने लगते हो। हांफने का मतलब क्या होता है, अपन मुंह से भी हवा लेते हैं, नाक के साथ साथ अपन मुंह से भी हवा लेते हैं। अपन ये चाहते हैं कि हम दोनों जगह से हवा लें ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे और हमारा ग्लूकोज टूटकर क्या बनाए, एनर्जी।
लेकिन आप नाक और मुंह से कितनी भी सांस ले लें, आप उतनी ही सांस ले पाएंगे जितने आपके फेफड़े की क्षमता है, कैपेसिटी। तो इसलिए बहुत मुंह और नाक से कोशिश करने के बाद भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम इस ग्लूकोज को तोड़ देते हैं C3H6O3। बोले तो इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। अब रेस्पिरेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी ही। अब रेस्पिरेशन या श्वसन का मतलब ही होता है ऊर्जा बनना, तो यहां पर भी हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। बस फर्क ये है, यहां पर बनने वाली एनर्जी केवल 2 एटीपी होगी। यदि ऑक्सीजन मिलती और ग्लूकोज टूटता तो 38 एटीपी बनाता। यहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो केवल कितने एटीपी बन रहे हैं, 2। अब यहां पर लगातार इस प्रोसेस के होते रहने से क्या होगा, हमारे शरीर में बनेगा बहुत सारा लैक्टिक एसिड C3H6O3। देखो ग्लूकोज का आधा है, 6 12 6 3 6 3, आधा, बिल्कुल आधा ग्लूकोज। अब ये लैक्टिक एसिड कहां जाए, हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड को रखने के लिए कोई अंग तो है नहीं, या कोई शरीर में कोई जगह बनी तो नहीं है कि कहें हाँ भैया लैक्टिक एसिड यहां स्टोर हो जाओ। लैक्टिक एसिड के पास जगह ही नहीं है, तो ये लैक्टिक एसिड जो है स्टोर हो जाएगा या संचित हो जाता है जाकर हमारे शरीर की मसल्स में। ये स्टोर हो जाता है मसल्स या पेशियों में। अब जैसे ये मसल्स में जाके स्टोर होता है तो हमारी जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, उनमें रक्त का जो अपन कहेंगे सर्कुलेशन है, या जो ब्लड का फ्लो है, सर्कुलेशन है, परिसंचरण है, वो धीमा हो जाता है, क्योंकि वहां लैक्टिक एसिड जमा हो गया, वो ब्लड को नहीं जाने दे रहा है। ब्लड जाता तो अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता। अब जब ब्लड नहीं जा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो ब्लड सर्कुलेशन या रक्त का परिसंचरण प्रभावित हो जाता है मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से। इसीलिए आप देखना मसल्स में होने लगेगी हमें बहुत ज्यादा थकान और दर्द। ठीक, आप बिल्कुल इसको दैनिक जीवन में आजमा सकते हैं। कभी आप कोई कठिन काम करके देखो, हार्ड वर्क करके देखो, आपके हाथ पैर में दर्द होने लगेगा। जैसे जो नए नए जिम जाना चालू करते हैं उनके बाइसेप में, ट्राइसेप में, यहाँ कॉलर बोन और थाई दर्द देंगी बहुत ज्यादा, है ना। फिर जो ज्यादा रनिंग करना चालू करेगा उसकी थाई, काफ ये दर्द देंगे। जो साइकिलिंग बहुत ज्यादा करेगा उसकी थाई में पेन होगा। ठीक, तो अलग अलग पार्ट में क्या होगा, दर्द होगा। उस दर्द होने का कारण क्या है कि उस हिस्से में किसका जमाव हो जाता है, लैक्टिक एसिड का। ठीक, अब जैसे धीरे धीरे आप जिम करने लगेंगे या वो काम जो कर रहे हैं उस कठिन काम को रोज करने लगेंगे तो आपको वो दर्द खत्म हो जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुंह और नाक से ज्यादा ऑक्सीजन लेने लगे, ज्यादा हवा लेने लगे, नहीं। इसका ये मतलब है कि जब हम लगातार उस काम को कर रहे हैं तो हमारे लंग्स या फेफड़े की हवा को रोक के रखने की क्षमता बढ़ गई। हवा को लंग्स के अंदर रोके रखने की क्षमता जो है लंग्स की मसल्स की बढ़ गई। लंग्स मसल ने उसको रोक के रखा, ज्यादा से ज्यादा समय तक हवा हमारे फेफड़े के अंदर रही तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम पहुंचाए, और फिर कुछ समय बाद वो हमारे शरीर में हफ्ता 10 दिन बाद वो दर्द जो है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन आप देखना, जैसे मान लो आप 2 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो 2 किलोमीटर के लिए दर्द खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही आप 2.5 या 3 किलोमीटर दौड़ेंगे आपको फिर से दर्द होने लगेगा। मान लो आप 10 किलो का डंबल उठा रहे हैं, 10 किलो के डंबल से बाइसेप कर रहे हैं तो हफ्ता 10 दिन बाद आपका दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन आप 10 किलो की जगह 20 किलो से फिर से वही एक्सरसाइज करें तो आपको फिर दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि फिर उस काम को, वो काम अपने लिए अब हार्ड हो गया, कठिन हो गया। अब उस कठिन काम करने के लिए फिर ऑक्सीजन कम पड़ने लगी तो दर्द होने लगा। फिर 10-15 दिन उसको करेंगे तो लंग्स की कैपेसिटी फिर बढ़ जाएगी, वो हवा को रोक के रखेगा, ऑक्सीजन मसल्स तक पहुंचेगी, दर्द नहीं होगा। और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो एक बात यहां से क्लियर हो गई, मनुष्य के शरीर में प्रत्यक्ष रूप से अवायवीय श्वसन नहीं होता, डायरेक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। किसी कारणों से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब मनुष्य में होता है अवायवीय श्वसन। मनुष्य के अवायवीय श्वसन से ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूटता है, लैक्टिक एसिड मसल्स या मांसपेशियों में जमा होता है जिससे हमें थकान और दर्द का एहसास होता है।
और ग्लूकोज के लैक्टिक एसिड में बदलने की पूरी प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म में। तो मनुष्य में होने वाले अवायवीय श्वसन में इतना ही। ऐसे ही और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।